हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीआर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और अभी जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है वह जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किया गया टेस्ट सीरीज है और इसके अंतर्गत हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और यह जो टेस्ट सीरीज है इसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसके अंतर्गत हम लोग 50-50 प्रश्नों को सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट 50 प्रश्न बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। साथियों, इसके बाद जो है ध्येय आईएएस या दृष्टि आईएएस द्वारा जो पब्लिश किया गया टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व कराया जाएगा। मतलब यह है कि एग्जाम के पहले जो है आपके सारे टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करा दिया जाएगा और अर्धवार्षिकी करंट अफेयर जो घटना चक्र का है और घटना सार का वो भी हो सकता है इस महीने लास्ट तक या अगले महीने में आ जाए। और ये आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है या फिर से जो आर्थिकी है वो भी आने की उम्मीद है, तो उसे भी प्रॉपर जो है कवर कराया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसमें जो है साथियों हम लोग आज जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 100 तक का जो टेस्ट सीरीज है यह कंप्लीट कराया जा चुका है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जा करके देख सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 101, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख किस तिथि को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए थे? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2019। जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि को यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है उसी दिन को अर्थात 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये कैसे भी पूछ सकते हैं, जैसे या तो वैसे पूछ ले या फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मतिथि या फिर से यूनिटी डे पूछ ले तो भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक दिए गए हैं। ये बदलता रहता है और हो सकता है कि अभी जब टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा हो तब तक बदल चुका हो, तो आप लोग एक बार अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वैसे मैं बता दे रहा हूँ। अगर बात करें हम लोग दादर नागर हवेली की तो यहाँ के अभी वर्तमान में जो प्रफुल्ल पटेल यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और लद्दाख की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर जो है या यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर या कह सकते हैं उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा और चंडीगढ़ के हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है? प्रधानमंत्री द्वारा किस समिति की अध्यक्षता की जाती है ये आपको बताना है। राजनीतिक मामलों की समिति, संसदीय मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्त समिति। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी 1, 3 और 4। राजनीतिक मामलों की जो समिति है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आर्थिक मामलों की समिति की अध्यक्षता और नियुक्ति मामले की समिति की अध्यक्षता जो है वह प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की मूल संरचना में शामिल नहीं है? संविधान की मूल ढांचा या मूल संरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है ये आपको बताना है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, संविधान का संघीय स्वरूप, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, राज्य की सीमाओं में जो परिवर्तन है वह मूल संरचना या संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि संविधान का धर्मनिरपेक्ष राज्य होना, ठीक है, यह जो संविधान है उसका चरित्र एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में है और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता और गरिमा है और संविधान का संघीय स्वरूप इसे संविधान के मूल ढांचे के रूप में शामिल किया गया है, जबकि डी जो है वो गलत है। भारतीय संघ की विशेषताओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह राज्य को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व देता है। यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्याख्या करता है। इसका एक लिखित संविधान है। यह केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन करता है। आपको बताना है इसमें गलत क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यह राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व देता है, यह गलत है। देखिए बात करेंगे अगर हम तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा में राज्यों से चुने गए सांसदों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर आधारित होगी, ठीक है। मतलब जैसे यूपी की जो जनसंख्या है वह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है और अगर हम बात करें किसी और राज्य की, ठीक है, उसकी जनसंख्या इससे अधिक है। मतलब कंपेयर अगर हम कर लें तो मान लीजिए राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो संसद में है चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, राजस्थान का तो वही नहीं है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान क्षेत्रफल वाइज यूपी से बड़ा है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसीलिए आपको लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य देखने को मिलेंगे वह अन्य राज्यों की तुलना में यूपी के अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व है वो समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, बल्कि राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उन दोनों में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है जनसंख्या के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? वर्तमान में राज्य सूची में अगर विषयों की बात करें तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 66, 61, 71 या 75? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, वर्तमान समय में 61 विषय शामिल हैं। ठीक, अगर हम बात करें मूल सूची में, तो मूल संविधान में जो इसमें शामिल किया गया था वह 66 विषय को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें जो है संशोधन करके कुछ जो विषय हैं उनको समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया, जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और वर्तमान समय में स्थिति यह है कि राज्य सूची में जो विषय हैं वो मात्र 61 हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है आपका अनुच्छेद 267, ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण, वस्तु एवं सेवा कर, शिक्षा का अधिकार या अन्य पिछड़ा वर्ग? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, वस्तु एवं सेवा कर, अर्थात जो 101वां संविधान संशोधन था इसके माध्यम से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था, और यह अधिनियम आपका 2016 में लाया गया था। ठीक है, और अगर इसमें ये भी पूछ लेता है कि कौन सा विधेयक था, तो जीएसटी जो विधेयक था वह अधिनियम की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, और अगर विधेयक की बात करें तो 122वां विधेयक था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 132 केंद्र राज्य तथा अंतर्राज्यीय विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 132 जो है वह संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को सुनिश्चित करता है, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि यह केंद्र और राज्यों के अंतर्राज्यीय विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन करता है। यह गलत है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 132 में जो प्रावधान किया गया है वह है सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में अनुच्छेद 132 में वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, पहला सही है दूसरा जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से वह कौन सी परिस्थिति है जिसके आधार पर किसी विधायी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? जब अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, यह उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर का है जिसने इसे बनाया है, यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। ये सभी कंडीशन ऐसे हैं जो अगर फुलफिल हो रहे हैं या फिर से इनका उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी जा सकती है, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या फिर से जिसके द्वारा वह कानून या फिर से वह जो नियम है वो बनाए गए हैं और वह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है फिर भी उसने यह काम किया है, तो भी इसे चुनौती दी जा सकती है। और यदि वह संवैधानिक जो संविधान है उसके प्रावधानों के अनुकूल न होकर के उसके प्रतिकूल है तो भी इसे चुनौती दी जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों कंडीशन जो है, इन तीनों कंडीशन के आधार पर जो है संविधान में इसे चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना या फिर से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर अगस्त प्रस्ताव? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 में साइमन कमीशन की सिफारिशों को शामिल किया गया था। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संसद के विशेष बहुमत से और राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के चुनाव और उसकी जो तारीख है उससे रिलेटेड अगर कोई विवाद है तो इसमें विशेष बहुमत प्लस उसके साथ क्या है कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तो नेक्स्ट देखिए 11वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, जो आपकी किससे संबंधित, जो आपकी पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक जो है
आपकी पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, ठीक है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और उन्हें निलंबित करने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 317 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 317 है, इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और उन्हें निलंबित करने का प्रावधान है। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो भाग 14 जो है, भाग 14 में इनका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और इसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक, इसमें जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। कह सकते हैं कि ये जो अनुच्छेद है वह लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से संबंधित है, 315 से लेकर के 323 और भाग 14, ठीक है, याद रखिएगा। साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत की अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा किसे देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भारत का अटॉर्नी जनरल जो है अपना इस्तीफा देता है। ताराकुंडे समिति का संबंध किससे है? ताराकुंडे समिति का जो संबंध है वो चुनाव सुधार से है। चुनाव में सुधार करने के लिए ताराकुंडे द्वारा सिफारिश की गई थी, या कह सकते हैं कि अपनी सिफारिश से सरकार को प्रस्तुत की गई थी। और इसका गठन जो है वो किया गया था 1974 में। ताराकुंडे समिति का गठन 1974 में हुआ था, और इन्होंने 1975 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जो कि चुनाव सुधार से संबंधित था। लोकपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल स्वतः संज्ञान लेकर किसी लोक सेवक के बारे में स्वतः कार्यवाही कर सकता है। संस्था ईमानदार लोक सेवकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों कथन जो है वो गलत है। देखिए, लोकपाल संस्था की यह एक कमी है कि लोक सेवक के खिलाफ वह स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो लोक सेवक होते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वह एक उसका एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है। उसे जो है उस हस्तक्षेप जो है लोकपाल उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो और दूसरा बात करें, संस्था ईमानदार लोक सेवकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है, दूसरा भी गलत है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि संस्था जो है ईमानदार लोक सेवकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करती, जबकि यह गलत है, प्रदान करती है, ठीक है। तो दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। और अगर ये पूछ ले कि एनजीटी का स्थापना कब किया गया था, इसका स्थापना जो है 2010 में किया गया था, ठीक है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं तो याद रखिएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका जो मेन मुख्यालय है वह आपको नई दिल्ली में मिलेगा, लेकिन इसके कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि एनजीटी के कितने क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। ये अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन जो है सीधे सीधे बना था, ठीक है। व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था, या किस वर्ष यह कानून बना था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 2014 में। 2011 में व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल प्रस्तावित किया गया था, और 2014 में यह एक कानून के रूप में आया था। और जिसमें क्या है कि इसमें यह है कि जनता के खिलाफ भ्रष्टाचार या शक्ति या विवेक के दुरुपयोग के आरोप के प्रकटीकरण के संबंधित को प्राप्त करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 2004 में नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाएं को बनाने का फैसला किया था 2004 में, और अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही सुमेलित हैं। इसमें यह है कि पूछ सकता है कि किस वर्ष में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो अब तक जो है टोटल 6 भाषाएं ऐसे हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया और उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें सबसे पहले जो दिया गया था तमिल को दिया गया था 2004 में, संस्कृत को 2005 में, ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो वर्तमान में 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
मार्च 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 2020 में जारी परिसीमन रिपोर्ट में 7 और सीटें जोड़ी गई हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर के 90 हो गई है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है। वर्तमान समय में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई कार्य करता है। यह क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि सीबीआई हाल ही में बहुत चर्चा में है। ठीक है, तो सीबीआई किसके अंडर आता है या किसके अंतर्गत यह कार्य करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंटर ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। जैसे इंटरपोल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस से सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। और इंटरपोल की अगर मुख्यालय की हम बात करें तो यह इसका मुख्यालय लियोन में है, लियोन जो कि फ्रांस में स्थित है। राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है, ठीक है, और राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि राज्यपाल अपने पद पे रहते हुए उस पद की गरिमा बनाए रखने में विफल है या फिर से उसके निर्देश के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी उसके पद से हटा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का जो शक्ति दी गई है वह दी गई है राज्यसभा को। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि अगर राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो राज्यसभा से होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 312 में। निम्नलिखित राज्यों का उनके गठन के वर्ष के आधार पर सही क्रम में सजाना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। इसका मैं बता दे रहा हूँ, जैसे नागालैंड जो है इसका गठन किया गया था 1963 में। 1963 में मणिपुर का गठन जो है यह किया गया था 1972 में। 1972 में सिक्किम का गठन किया गया था 1975 में। मिजोरम का गठन किया गया था आपके 1987 में। 1987 में। और उत्तराखंड का गठन तो आप लोगों को पता ही है, यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड जो है 2000 ईस्वी में बना था अलग राज्य। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। एनआरआई के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनआरआई लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ऑप्शन डी जो है वह सही है। एनआरआई या अनिवासी भारतीय जिसे कहा जाता है, यह लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने का इनको अधिकार प्राप्त है। और एनआरआई के लिए मतदान का जो अधिकार है वह 2011 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन करके प्रदान किया गया था यह अधिकार। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कौन हटा सकता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, उसी प्रक्रिया से उसे हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो 129 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मतलब सीएजी हो गया और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, इन दोनों को हटाने की जो प्रक्रिया है वह सेम है, बराबर है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा में 31 सदस्य हैं और विधानसभा में 100। तो ऑप्शन ए जो है, विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, ठीक है, और राज्यसभा में जो है वो 31। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पिछली बार जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस बना था, लेकिन उसमें ये पूछा था कि कितने तिहाई मतलब कितने सदस्य जो है राज्य उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 100 सदस्य हैं। 1/3 मतलब सदस्य होते हैं, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में विधानसभा में टोटल कितने सदस्य हैं उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः हैं कितनी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 84। ठीक है, विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 84 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही है।
देखिए टोटल जो है 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 7वें चरण में कितनी सीटों के लिए मतदान कराया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 54 सीटों के लिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसमें 2 चरण में 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रायबरेली में ऐसा हुआ था। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा चुनाव में कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं? यह याद रखिएगा, 18वीं विधानसभा चुनाव है और इसमें टोटल महिलाओं का जो चयन है वह किया गया था 47 महिलाएं जो इसमें चयनित होकर के आई हैं। 18वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, राहुल राजपूत और अंकित भारती, दोनों सबसे कम उम्र के हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इन दोनों की उम्र जो है 25 वर्ष है, जिसमें अंकित भारती सपा विधायक हैं जो आपके सैदपुर गाजीपुर से आए हैं, और राहुल राजपूत जो हैं ये भी सपा के विधायक है, इनकी उम्र भी 25 वर्ष है और यह हरचंदपुर रायबरेली से हैं। ठीक है, विधान परिषद में विरोधी दल का नेता किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है डॉक्टर संजय लाठर को। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? श्री नफीसुल हसन, श्री धनीराम वर्मा, श्री शिव प्रसाद गुप्ता या वासुदेव सिंह? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शिव प्रसाद गुप्ता जो हैं वह कभी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, जबकि नफीसुल हसन, धनीराम वर्मा और वासुदेव सिंह ये तीनों जो हैं यूपी के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 द्वारा। देखिए इसमें 73वां संशोधन दिया, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 द्वारा उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, उसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी आपके 23 अप्रैल 1994 को। ऑप्शन सी सही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, मनोज कुमार। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो पहला राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था वह 1992 में किया गया था। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए 5वें उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 2015 में आनंद मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया था, और उत्तर प्रदेश में जो पहला राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था वो 1994 में किया गया था। 1994 में किया गया था, जब किसमें किया दिया 1992, दूसरा गलत है पहला सही। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को की गई थी। राज्य के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खान थे। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं, और उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल मार्च 2012 में संशोधन किया गया था, जिसके बाद इसे बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, जो कि पहले 5 वर्ष था। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन चौथा जो है वो गलत है, जिसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त का कार्यकाल है वो पहले 5 वर्ष था और 2012 में इसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया है। यह गलत है, क्योंकि यूपी में जो लोकायुक्त का कार्यकाल था यह पहले आपका 6 वर्ष था, जिसे 2012 में बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो 6 वर्ष नहीं किया गया है, 6 वर्ष से बढ़ा करके 8 वर्ष किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और संशोधन कब हुआ था? 2012 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इनके सदस्यों और अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है मीना कुमारी।
यह हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम तक बदल जाए। तो अगर ऐसा होता है कुछ, तो एक करंट से रिलेटेड जो भी नई नियुक्तियाँ हुई होंगी, उनसे रिलेटेड एक वीडियो आ जाएगा जिसमें आपके सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो अभी जो है वर्तमान में वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक? ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। यह जो है लोकसभा दल और 2019 के चुनाव के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? तो किसमें कितना मिला था, किसे कितनी सीटें मिली थी, इस हिसाब से आपको सही सम्मिलित करना है। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसके द्वारा टोटल 62 सीट जीती गई थी। समाजवादी पार्टी को टोटल जो है 5 सीटें प्राप्त हुई थी। अपना दल जिस सोनेलाल, इसे जो प्राप्त हुई थी, इन्हें 2 सीट प्राप्त हुई थी, और बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुई थी 10 सीटें। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया गया था? उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस पहला जो मनाया गया था, वह मनाया गया था 4-5 जनवरी 2016 को। 2 दिनों के मध्य जो है यह मनाया गया था। 2016 में पहली बार मनाया गया था। उत्तर प्रदेश से स्वतंत्रता उत्तर प्रदेश से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वह स्वतः ही उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है? वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री है वह उसका अध्यक्ष रहेगा, ठीक है? आगे अगर बदल जाता है तो उसके अध्यक्ष भी बदल जाएंगे, और वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ जी इसके अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश कब किया गया था? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो है जीएस वर्ड के जो अन्य टेस्ट सीरीज है उनको सॉल्व कराया जाएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? श्री एच.पी. मोदी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी, और श्री वीरेंद्र स्वरूप। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, वीरेंद्र स्वरूप जो हैं यह यूपी के राज्यपाल नहीं रहे, जबकि एच.पी. मोदी, सरोजिनी नायडू और बी गोपाल रेड्डी यह यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। होली ख़त्म हो गई है, और फिर से जो है आप लोग अपनी तैयारी में उसी तरह जुट जाइए जैसे इसके पहले आप तैयारी करते थे, क्योंकि एग्ज़ाम के डेट आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सब पास में आ रहे हैं, और यूपी पीसीएस मेन टारगेट उसे करके ही चलिए, और पढ़ने के साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लाभ मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।